अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शाफी। और आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ठीक है। एरिथ्रो एरिथ्रो इज समवॉट रिलेटेड टू आरबीसी। ठीक है। आरबीसी। फिटालिस समवॉट रिलेटेड टू फीटस। समवॉट रिलेटेड टू फीटस। अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस है क्या? देखो, बेसिकली आपसे ये कह रहा है कि भाई इट इज अ मिटर्नल फीटल आरएच इनकम्पैटिबिलिटी प्रॉब्लम। किसकी है प्रॉब्लम? मैटरनल फीटल। ठीक है। मदर और फीटस जो है इनका आरएच फैक्टर इनकम्पैटिबल है, तभी ये डिजीज हो रही है। अब ये होती क्यों है, सुनना जरा। इट अकर्स व्हेन आरएच नेगेटिव वुमेन मैरी अ आरएच पॉजिटिव मैन। ठीक है। एक फीमेल, उसका ब्लड ग्रुप है आरएच नेगेटिव, उसने शादी की एक बंदे से जिसका ब्लड ग्रुप है आरएच पॉजिटिव। तो भाई चांसेस ये हैं कि यहां पे आपको बेबी आरएच पॉजिटिव भी मिले। ऑब्वियसली बेबी के आरएच पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा है। अब आगे कह रहा है शी कंसीव अ बेबी हैविंग आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? आरएच नेगेटिव। बेबी का ब्लड ग्रुप क्या है? आरएच पॉजिटिव। इफ दिस आरएच पॉजिटिव मैन हैज जीनोटाइप डीडी, all of their children will have कैपिटल डी स्मॉल डी जीनोटाइप। अब सोचो, यहां पे मैं एक क्रॉस बनाता हूं। ठीक है। इधर देखो भाई, मैं कहता हूं कि जो फीमेल है वो है नेगेटिव, यानी कि होमोजाइगस रेसेसिव, और जो मेल है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो तमाम के तमाम चिल्ड्रन क्या होंगे? कैपिटल डी स्मॉल डी वाले। और तमाम के तमाम जो बच्चे होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? उनका ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव। ठीक है। 100% पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के चांसेस है। अच्छा, इसके बरक्स अगर कहानी क्या हो, अब इधर देखो भाई। फॉर एग्जाम्पल, कहानी ये है कि अब फादर का जीनोटाइप डिफरेंट है। फादर इज heterozygous डोमिनेंट। अब इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल आई कैन से कि दिस इज अ चार्ट। हेयर कैपिटल डी स्मॉल डी, ये मेल का आ गया, एंड स्मॉल डी। तो भाई कैपिटल डी स्मॉल डी पॉजिटिव होगा आरएच, स्मॉल डी देन कैपिटल डी स्मॉल डी देन स्मॉल डी। तो 50% जो बच्चे होंगे वो तो होंगे आरएच पॉजिटिव, और 50% जो बच्चे होंगे वो होंगे आरएच नेगेटिव। इसका मतलब है आरएच पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी अभी भी मौजूद है। यानी कि जब भी एक फीमेल एक आरएच पॉजिटिव मेल से मैरिज करेगी तो देयर आर चांसेस, इन द केस ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट वहां पे 100% चांसेस है, इन द केस ऑफ heterozygous dominant there are 50% chances. So the chance of erythroblastosis fetalis found when the RH positive fetus is conceived by RH negative mother. अब इतना याद रखो कि मदर RH नेगेटिव है, फीटस RH पॉजिटिव है। अब क्या होगा? अब देखो कहानी क्या है। कह रहे इट स्टार्ट्स व्हेन RH नेगेटिव मदर conceive RH positive fetus at the at the time of first labor, some RH negative antigen seep into the mother's blood. अब देखो, मदर है RH नेगेटिव और इसके यूट्रस में बेबी है वो है RH पॉजिटिव। अब जाहिर सी बात है, मदर RH नेगेटिव है और अगर अभी कभी भी इसका कोई गलत ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ है तो इसकी बॉडी में एंटी RH एंटीबॉडीज नहीं होंगी, क्योंकि एंटी आरएच एंटीबॉडीज तभी बनती हैं जब उनके खिलाफ कोई स्टिमुलस दिया जाए। यानी कि जब तक आरएच एंटीजन बॉडी के अंदर आएगा नहीं नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले के, तब तक एंटी आरएच नहीं बनेगा। अब क्या हुआ कि भाई एक मदर थी जिसका फीटस आरएच पॉजिटिव था एट द टाइम ऑफ फर्स्ट लेबर। ठीक है। जब फर्स्ट डिलीवरी हो रही थी तो कुछ आरएच एंटीजन जो बेबी के थे वो मदर के ब्लड में चले गए। अब जैसे ही मदर के ब्लड में गए
मदर के ब्लड में RH एंटीजन जा चुका है, जो कि मदर एंटी जो मदर जो है वो नेगेटिव है। अब जब नेगेटिव ब्लड ग्रुप के अंदर पॉजिटिव ब्लड आएगा, यानी कि RH एंटीजन आएगा, तो फौरन उसकी बॉडी क्या बनाना शुरू कर देगी? एंटी RH। भाई अब चलो, फर्स्ट बेबी तो डिलीवर हो गया, फर्स्ट बेबी क्या हो गया? डिलीवर हो गया। अब इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी अगेंस्ट इट इन द बॉडी ऑफ मदर। अब क्या होता है? एट द टाइम ऑफ नेक्स्ट RH पॉजिटिव बेबी, अब ये एक फीटस था, अब एक और बेबी कंसीव किया। अब जाहिर सी बात है, इसकी बॉडी के अंदर क्या बन चुकी है? एंटी RH एंटीबॉडीज बन चुकी है। अब क्या होगा? सम ऑफ द एंटी RH एंटीबॉडीज सीप थ्रू प्लासेंटा। अब होगा ये कि कुछ एंटी RH एंटीबॉडी मदर की बॉडी से निकल के प्लासेंटा के जरिए फीटस तक जाएंगी। अब सोचो, फीटस है RH पॉजिटिव, और आप भेज रहे हो एंटी RH एंटीबॉडीज फीटस के पास, तो क्या होगा? ये एंटी RH एंटीबॉडीज जब फीटस के RBC के पास जाएंगी, तो क्या करेंगी? एंटीबॉडी कंबाइन कर जाएगी, एंटीबॉडी बाइंड कर जाएगी विद एंटीजन, और एक रिएक्शन स्टार्ट होगा जिसे आप कहते हो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। और अल्टीमेटली जो फीटस है उसका जो RBC है उसको आप क्या करना शुरू कर दोगे? तोड़ना शुरू कर दोगे, जिसे आप कहते हो हीमोलिसिस। हीमो मतलब ब्लड, लिसिस तोड़ना। तो अब होगा क्या कि जो एंटी RH एंटीबॉडीज हैं वो फीटस के जो RBC है उसको तोड़ना शुरू करेंगे। अब जब फीटस का RBC मुसलसल टूटता रहेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? भाई RBC आप क्या करते रहे? मुसलसल तोड़ते रहे, मुसलसल तोड़ते रहे, फीटस का RBC मुसलसल टूट रहा है। अब जाहिर सी बात है, फीटस के ब्लड के अंदर क्या होगा? RBC की कमी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? RBC की कमी हो जाएगी, इसका मतलब है फीटस क्या हो जाएगा? एनीमिक, एनीमिया हो जाएगा उसे। एंड अल्टीमेटली जब उसे एनीमिया होगा ना, तो अब क्या होगा? उसकी बॉडी ये समझेगी कि भाई RBC कम है, RBC की प्रोडक्शन बढ़ा दो। RBC की क्या बना दो? RBC इज इरिथ्रोसाइट, RBC इज इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रोसाइट की प्रोडक्शन बढ़ा दो। अब जब वो इरेथ्रोसाइट की प्रोडक्शन बढ़ाएगी ना, तो इरेथ्रोसाइट जिस प्रोसेस से बनता है ना, ब्लड सेल्स जिस प्रोसेस से बनते हैं, उसे आप कहते हो हिमेटोपायोसिस। ठीक है, हिमेटोपायोसिस। ब्लड सेल्स का बनना है हिमेटोपायोसिस। अब इरेथ्रोसाइट बनने के दौरान एक स्टेज आती है जिसको आप कहते हो इरेथ्रोब्लास्ट स्टेज। इस स्टेज के ऊपर RBC में न्यूक्लियस मौजूद होता है। इस स्टेज के ऊपर RBC में क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब जाहिर सी बात है, जब RBC ज्यादा टूटेंगे, मेरी बॉडी RBC ज्यादा बनाने की कोशिश करेगी, तो ज्यादा से ज्यादा क्या रिलीज होना शुरू हो जाएंगे? एरिथ्रोब्लास्ट। क्योंकि अब बॉडी बहुत तेजी से RBC को टूट रही है, तोड़ रही है, RBC को मेच्योर होने का टाइम नहीं मिल रहा, तो इमेच्योर RBC आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए दिस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इस रिएक्शन को आप क्या कह रहे हो? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का नाम ले रहे हो। अब इस एनीमिया से होगा क्या? मसला क्या है इस एनीमिया से? अगर तो बेबी इस एनीमिया में रहा, तो इट विल लीड्स टू एबॉर्शन, एबॉर्शन की तरफ चला जाएगा, और स्टिल बर्थ। ठीक है, या तो बर्थ होगी, स्टिल बर्थ होगी, यानी कि बेबी अलाइव नहीं होगा। और अगर किसी तरीके से प्रेगनेंसी चल भी गई, तो उस बच्चे का लिवर और स्प्लीन इनलार्ज होगा, यानी कि हिपैटोमेगैली। हिपैटोमेगैली का मतलब है आपका लिवर इनलार्ज, हिपैटोमेगैली, मेगैली कहते हैं इनलार्जमेंट को, हिपैटो लिवर, या स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीन की इनलार्जमेंट। क्यों? क्योंकि RBC डाई करता है स्प्लीन के अंदर, तो स्प्लीन इनलार्ज हो जाएगा। और बच्चों के अंदर जो RBC की प्रोडक्शन है वो कहां हो रही होती है? लिवर के अंदर। तो अल्टीमेटली हिपैटोमेगाली और स्प्लीनोमेगाली देखने को मिलेगा। सो द ब्रेकडाउन ऑफ RBC प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन। अब जाहिर सी बात है, जब RBC टूटेगा ना, अब जरा इसको गौर से सुनना। देखो, जब RBC टूटता है ना, तो RBC के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। दिस हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ दो टू पार्ट्स, हीम एंड ग्लोबिन। ये जो हीम पार्ट है ना, इट इज टॉक्सिक। ये
आरबीसी के अंदर बंद हो तब तो ठीक है, लेकिन ये अगर आरबीसी के बाहर आया तो इट विल लीड्स टू टॉक्सिक रिएक्शन। अब जाहिर सी बात है, अगर आपने इस हीम को ठिकाने लगाना है तो मेरी बॉडी क्या करती है, इस हीम को कन्वर्ट कर देती है एक दूसरी फॉर्म के अंदर। अब वो दूसरी फॉर्म कौन सी है? इस हीम को लिवर के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है बिलीवर्डिन के अंदर, विच इज अ लेस टॉक्सिक फॉर्म, और फिर बिलीवर्डिन को कन्वर्ट कर दिया जाता है बिलीरुबिन के अंदर। किसके अंदर? बिलीरुबिन के अंदर। अब अब जब ज्यादा आरबीसी टूटेंगे तो ज्यादा हीम निकलेगा, जब ज्यादा हीम निकलेगा तो बिलीरुबिन बढ़ जाएगा। अब जब बिलीरुबिन बढ़ता है ना, तो दिस बिलीरुबिन हैज द टेंडेंसी कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के अंदर जाए। ये आपके बिलीरुबिन डिपॉजिट हो जाता है आई के व्हाइट पार्ट में, स्क्लेरा में, ये आपकी स्किन के नीचे डिपॉजिट हो जाता है, एंड अल्टीमेटली इसके नतीजे में यानी कि बिलीरुबिन बढ़ना इज हाइपर बिलीरुबिनीमिया। ठीक है, हाइपर बिलीरुबिनीमिया। क्या बढ़ गया है? बिलीरुबिन बढ़ गया है, उसकी वजह से डिपॉजिट होगा, और जब ये डिपॉजिट होगा तो स्किन कलर क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा, स्क्लेरा का कलर क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। इस कंडीशन को आप क्या कहते हो? जॉन्डिस। तो अब बेबी को जॉन्डिस बहुत ज्यादा मिलेगा, और ये जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा तो न्यूरॉन का डैमेज होगा। इट मींस इफ द बेबी रिमेन्ड अलाइव in this condition suffer from severe hemolytic anemia and jaundice। अब सोचो अगर बच्चा बॉर्न भी हो जाए तो उसको क्या देखने को मिलेगा? एक्सट्रीम हीमोलिटिक एनीमिया, क्योंकि बहुत ज्यादा आरबीसी टूट चुके हैं, और जॉन्डिस, हद से ज्यादा उसे जॉन्डिस होगा। बच्चों को नॉर्मली वैसे जॉन्डिस होता है, क्यों होता है इसकी एक डिफरेंट कहानी है, लेकिन अब क्योंकि आरबीसी ज्यादा टूट रहे हैं तो जॉन्डिस और एक्सट्रीम होगा, तो उसके लिए फिर कहानी अलग होती है। अब सवाल ये होता है हाउ टू बेसिकली काउंटर द प्रॉब्लम ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि अगर आपने इस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की कंडीशन को इनकाउंटर करना है, सो द आरएच नेगेटिव मदर इज गिवन आरएच एंटीसीरम इन इंजेक्टेबल फॉर्म ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी एंड इमीडिएटली आफ्टर लेबर। आपने क्या किया? आरएच नेगेटिव मदर को एंटी सीरम आरएच दे दिया। ठीक है, द आरएच एंटीबॉडीज इन द आरएच सीरम विल डिस्ट्रॉय आरबीसी ऑफ द फीटस। यानी कि अब देखो, एंटी सीरम आरएच का क्या मतलब है? ऐसा सीरम या ऐसा प्लाज्मा जिसके अंदर आरएच एंटीबॉडीज है। सर क्या बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी ये सारी कहानी तो आरएच एंटीबॉडीज की वजह से हुई। अब जब आपने इस मदर को एंटी सीरम आरएच दिया, इस एंटी सीरम आरएच के अंदर क्या है? एंटीबॉडीज हैं, किसके खिलाफ? आरएच एंटीजन के खिलाफ। अब क्या होगा? लेबर के टाइम पे जब आपने इसे इंजेक्ट किया ना, तो जैसे ही ये आरबीसी मदर के ब्लड में जा रहा था ना, इस एंटी सीरम आरएच ने क्या किया? उस फीटस के आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। जब डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, रिएक्शन होने से पहले, यानी कि एंटी आरएच एंटीबॉडीज बनने से पहले, तो अब क्या होगा? द इंजेक्टेड एंटी सीरम वैनिशेस बिफोर नेक्स्ट प्रेगनेंसी। अब जाहिर सी बात है, उसने क्या किया? जो उस वक्त आपका आरबीसी आ रहा था ब्लड के अंदर, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जब उसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो सिंपली कहानी साफ हो गई। अब सवाल ये होता है कि क्या ये एंटी सीरम बच सकता है और आगे आने वाली प्रेगनेंसी के अंदर खुद ब खुद नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, ये एंटी सीरम इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इट वैनिशेस बिफोर द प्रेगनेंसी, नेक्स्ट प्रेगनेंसी से पहले खत्म हो जाएगा। अब देयरफॉर आरएच एंटी सीरम शुड बी गिवन एट द नेक्स्ट, अगली प्रेगनेंसी में आप फिर ये काम करोगे ताकि उसके ब्लड तक पहुंचे ही ना ब्लड, और अल्टीमेटली क्या हो? एंटीबॉडीज ना बने। सो इफ अ बेबी इज बॉर्न विद दिस डिफेक्ट, अगर एक बेबी इस डिफेक्ट के साथ बॉर्न हो जाए, द ब्लड विद हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन ऑफ बेबी शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड बाय आरएच नेगेटिव ब्लड फ्री फ्रॉम एंटी आरएच एंटीबॉडीज। अब सवाल ये होता है, अगर एक बेबी बॉर्न भी हो जाए इसके साथ, तो आप क्या करोगे? देखो, दिस इज समथिंग जो आप मेडिसिन के अंदर पढ़ते हो, बट स्टिल आपकी किताब लिखती है तो हम इसको देखते हैं। अब एक बेबी बॉर्न हो गया है, उसके ब्लड के अंदर क्या है? उसके ब्लड के अंदर एक्सट्रीमली जो है वो एंटीबॉडीज आरएच मौजूद है, एंटी आरएच एंटीबॉडीज मौजूद है। अब क्या करोगे? और उसके ब्लड के अंदर बिलीरुबिन का लेवल भी बढ़ा हुआ है। अब आप क्या करोगे? उसका ब्लड ब्लड फॉरन रिप्लेस करोगे, उसके ब्लड के अंदर फॉरन ट्रांसफ्यूजन करोगे एंटी आरएच, एक ऐसे ब्लड में, एक ऐसे ब्लड की जो कि आरएच नेगेटिव हो। इससे फायदा क्या होगा भाई? आरएच नेगेटिव से
उसकी बॉडी RH पॉजिटिव RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। दूसरी बात, जब आप उसके ब्लड को एक्सचेंज करोगे तो बिलीरुबिन तो जाहिर सी बात है उस वाले ब्लड के साथ निकल जाएगा और इस वाले ब्लड में बिलीरुबिन कम होगा अल्टीमेटली। और दूसरी चीज, ये ब्लड जो है वो NTRH एंटीबॉडी से पाक होना चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बंदा लिया जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बट उसे कभी ऐसा ब्लड चढ़ चुका है जिसकी वजह से उसके ब्लड के अंदर क्या है, एंटीबॉडीज NTRH मौजूद है, तो अल्टीमेटली फायदा तो नहीं है ना। तो सिंपली इस कहानी से अगर आप देखो तो दिस इज समवॉट, जिससे आप क्या कर रहे हो, तो इस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की कंडीशन को समवॉट केटर कर रहे होते हो। सही है। तो यहां पे आके हमारा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।